अगले चैप्टर में यूनिट 4 छायावादी यूनियन राष्ट्रीय पार्टी। हमने प्रीवियस क्लास में आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उनका जीवन परिचय और उनकी कविताएं बता दी। अब हमारे आते हैं दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी तीसरे इसमें कौन से आएंगे? तीसरे कौन से आएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। और हमारे एक और है सुमित्रा कुमारी जयशंकर प्रसाद जी की हम बात करें। जयशंकर प्रसाद जी भारतीयता के पुजारी, यानी वो भारत जो हमारी इंडियन है उसके वे पुजारी थे। उनको अपने इंडिया से बहुत प्रेम, उन्हें अपने पूर्वजों के शौर्य, पराक्रम और त्याग और बलिदान का गर्व था। उन्हें ये लगता था कि जो हमारे भारत में जो हमारे बलिदान करता है और जो पराक्रमी वीर है उनको हमें वो अपने आप उनको उनके लिए वो गर्व महसूस करते थे कि हमारे भारत में कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे पराक्रमी आए हैं। उनकी बातें अगर सेल्यूकस की विशाल बाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ाव डाले हुए। आपने सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ा है? सेल्यूकस निकेटर इतिहास की बात है। अच्छा, उनका नाम सुना है? गंगाधर के बारे में? ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सेल्यूकस था उसकी एक विशाल बाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से आई थी और उसने फिर देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ाव डाला। पश्चिमोत्तर सीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारा आता है? ईस्ट, और यहाँ पे आता है हमारा वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो यहाँ पर उसमें से जब उन्होंने कहा पश्चिमोत्तर की बात करें तो वो यानी कि गुजरात वाली जगह पर आया। गुजरात के जितने भी पश्चिमोत्तर भाग हैं उस साइड वो गया है। गंगाधर के राजकुमार आरंभिक की नम्रता, राजकुमारी अलका को मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता, वह नारी जाति के त्याग का प्रतिनिधित्व करती है। और उनका कहना ये भी है कि आज का देश कैसा देश है? स्वाधीन है। स्वाधीन यानी स्वतंत्रता वाला है, किसी को अपनी अपनी स्वतंत्रता, वह किसी के अधीन नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र है। जिस समय गीत लिखा गया था उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है, यानी कि जब हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करते हैं, अभी हमने जयशंकर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि जिस समय शासन स्वाधीन था उस समय गीत गाया गया और अंग्रेजों का स्वागत था, तो उस समय देश कैसा था? स्वतंत्रता के प्रकल्प था। ठीक है, देशवासियों में स्वतंत्रता का भावना कैसी थी? काफी उठ रही थी, उनको स्वतंत्रता चाहिए थी और आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के प्रयत्न किए जा रहे थे। कवि और कलाकार समाज के साम्राज्य और मार्ग विस्तृत में हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय भावना का प्रबलता थी, लोगों में राष्ट्रीय भावना जोरों शोरों से चल रही थी। कब की बात कर रहे थे? जब अंग्रेजों का शासन था।
जैसे इनकी एक हम कविता पढ़े, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहे आज जो नहीं कही, क्या कहे आज जो नहीं कही, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर सकता मैं तेरा तर्पण। यानी कि वो क्या कह रहा है, दुख ही हमारे जीवन की कथा रही, दुख के बिना किसी का जीवन नहीं निकला है, ना ही सुख के बिना जीवन निकला है। ठीक है, क्या कहें जो आज नहीं कही, अब हम आज क्या कहें जो नहीं है, कन्यागत कर्मों का अर्पण। अगर कहा जाए तो हमारे कर्मों का भी तो अर्पण है, हम जैसा काम करते हैं वैसा ही फल प्राप्त मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें, कर सकता मैं तेरा अर्पण, अर्पण की बात क्या होती है, हम अपने आप को उनकी तरफ झुका रहे हैं, उनकी तरफ पूरा नमस्कार हो रहे हैं, तो ये अर्पण की बात कर रहे हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी नगर उदय छायावादी कवि थे, कोमल और मधुर भावों पर अत्यधिक छायावादी के सृजन में अपना काव्य जीवन निर्वाह किया। 1929 में इनका सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ सर्वप्रथम लेख था। 1929 में सरस्वती पत्रिका, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी पत्रिका 1929 में प्रकाशित हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, सरस्वती पत्रिका। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इनका सर्वप्रथम लेख कौन सा प्रकाशित हुआ था, तो हमारा क्या आएगा, हाँ, जो कि सर्वप्रथम सबसे पहला लेख था, सर्वप्रथम लेख। अब हम बात करेंगे इनके गीतिका। गीतिका में इन्होंने देखा है कि मूल भावना और श्रृंगारिक है, इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, देश प्रेम की भावना का चित्रण भी किया है, यानी उन्होंने ऐसे चित्रण प्रस्तुत किए जिसमें देश की भावना को दिखाया गया है। और दूसरी बात देखिए तो इन्होंने जो हमारे क्या कहते हैं मूल भावना यानी प्रकृति का वर्णन, प्रकृति के चित्रण की बात की गई है, प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या नहीं है, सूर्य कैसे निकल है, सूर्य की गरिमा बताई होगा, उन्होंने सूर्य की दिया, प्रकृति की हरियाली का चित्रण भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद आती है राम शक्ति की पूजा में कवि का ओज और कोशिश, तो ये राम शक्ति कवि के पुजारी थे। सरोज स्मृति इनकी का सर्वश्रेष्ठ शोभित है, इनकी इन्होंने सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोभित है। शोक की बात करें तो सीधी बात है, जिसमें हमारा कष्ट की बात, हाँ। बाकी इनकी कृतियां थी कोकोलोत्ता, अणिमा, वेदा, नए पत्ते, ये भी कृतियां, आराधना, अर्चना, ये सभी की रचनाएं हैं। निराला जी के गद्य रचना इस प्रकार इन्होंने गद्य भी लिखी है, देवी, चतुरी चमार, अप्सरा, अलका, प्रभावती, ये आपने अपनी 7-8 की क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है 9 की क्लास में पढ़े होंगे। प्रभावती का हमने अक्सर देखा है, प्रभावती की रचना जरूर गद्य में आते हैं, गद्य के बारे में प्रभावती की भी गद्य आते हैं। अलका, अप्सरा, चतुरी चमार, ये इनकी आती है निराला जी और निरुपमा। अब अगर इन्होंने जैसे कि कहा है कि देश प्रेम की ओर उन्होंने वर्णन भी किया है, तो एक इनकी वंदना थी, धरती जय विजय करे, कन्या शस्त्र कमल करे, लंका बदल सत्तल, गर्जो तुमी सागर तल, धोता सूची चरण युगल, स्वतः कर बहु अर्थ भरे, तरुण तरुण कन बता रसल, अंजन में खचते। इन्होंने देश प्रेम के बारे में भारती जय विजय करे, यानी कि इनका कहना ये है कि सरस्वती वंदना को कहते हुए ये वाणी देवी जैसी भारत माँ तुम विजय प्रदान करने वाली हो, तुम्हारी सुनहरी फसलों का कमल धारण किया। इन्होंने कनक की बात कर रहा है, कनक हमारा किसका पर्यायवाची है, सोने का। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं जो हमारी फसल है वो कैसी दिखाई दे रही है, सोने के समान। जब वो बढ़ती है तो कैसी होती है, सोने के समान ही तो दिखाई देती है। और सुनहरी फसलें तुम्हारी शोभा बढ़ा रही हैं, चरणों के नीचे लंका दीप कमल के समान शोभा, लंका पत्तल सतदल। अब जो लंका की बात कर रहे हैं तो उनके समान कमल शोभित हो रहे हैं।
नदियां आएंगी, प्रकृति जो प्रकृति में चीजें होती हैं, झीलें हो गई और खेत हो गए, खेत खलिहान पेड़ पौधे जो हमारी प्रकृति से रिलेटेड, उनका ये सब उल्लंघन करते हैं। ठीक है, एक आती है इनकी कविता जो कि उदारता के कारण लोग अपना मत व्यक्त करते हैं। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, ये किनके लिए कही जाती है? वीरों के लिए, उनको हम जगा रहे हैं, उठो जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गए महासिंधु से सिंधु नदी तीरवासी। अब उन्होंने क्या कहा है? जागो एक बार कितनी कविता है हमारी सूर्यकांत पाटीदार की, ठीक है, ये 1930 में लिखी गई थी। इन्होंने कहा है भारत के अति गौरव की गाथा का स्मरण करते हुए कहते हैं देशवासियों को नई उत्साह और ओजस्ता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो देशवासियों से कहते हैं कि एक बार फिर उठो, हमारे यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमर तत्व को प्राप्त हो जाओ। हम देशवासियों को अगर जागरूक नहीं करेंगे तो क्या देश के लिए लड़ेंगे? 1930 की बात है, जो जागो वाली कविता है, जागो फिर एक बार, ये कविता है जो ये कब लिखी गई थी? 1930 में। यानी उस टाइम अंग्रेजों का शासन काफी था, ठीक है, 1930 में ये राइट की गई थी। तब उस समय अंग्रेजों का शासन अच्छा खासा चल रहा था और उस समय जो भारतीय थे उनको उन्हें देश को आजाद करने के लिए जागृत करना था कि तुम उठो, लड़ो, देश के लिए कुछ करो, अपने प्राणों की आहुति दो और देश को आजाद कराओ, अमर हो जाओ। इस तरीके से उन्होंने देशवासियों को लिए जगाया, उनको गौरव गाथा का गुणगान किया। यहाँ समुद्र की विशाल नदियों के तटों पर रहने वाले लोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी अनेक बार गाया, तो ये इनकी कविताएं चली गई। अब सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो 1921 में दयाराम साईनी ने खोज की। सिंधु सभ्यता पढ़ा हुआ आपने, 1921 में दयाराम साईनी ने इसकी खोज की थी। तो 1921 की बात कर रहे हैं और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। 1600 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। क्योंकि हमारा इतिहास हिंदी वाले सब्जेक्ट है, पर हिंदी में इतिहास का पहले मैं देखना हूँ। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, 1600 में आ गई थी। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार की बात देश पर पूरा कब्जा कर लिया। 1600 तक तो उनका यही था, 17, 18, 19, अब 200 साल तक उन्होंने राज किया है। इसी जगह खोज भी होते रहे। तो 1921 में भी इनकी कविता का भी गुणगान गाया है कि जागो फिर एक बार, ठीक है। इसी तरह जब विदेशियों ने आक्रमण किया तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह घोषणा की कि 1.25 लाख शत्रुओं पर एक वीर को समर्पित नहीं करूंगा जब तक मैं अपने नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। कभी कहते हैं कि वीर लोग इस रात को सुनकर भी उत्साह से झूमने लगते हैं। यानी अगर हम ये कविता किसी वीर को सुनाएंगे तो वो एक बार उठ खड़ा होगा, ठीक है। जैसे जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गाए गाए महासिंधु से सिंधु नदी तीरवासी, सैनब सुरंगों पर चतुर रंग समूह संग सवा सवा लाख भर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद जी निज नाम तक कहाऊंगा। किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जन संग्राम राग, 12 महीनों में शेरों की मान, आया आज स्वाद जागो फिर एक बार। तो इन्होंने इस तरीके से वीरों के बारे में इसकी व्याख्या की थी। यहाँ पे आपके हो गई सूर्यकांत पाटीदार की कविताएं, जैसे 1920 में हो गई। बाकी की रचनाएं मैंने आपको बताई दी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको यहाँ पे बोर्ड पे की। हमारे दूसरे पे आते हैं मखनलाल चतुर्वेदी।
स्टेट है, वहाँ के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और अगर हम सुल्तान कृपाल निराला जी को देखें तो इनका जन्म, निराला जी कहाँ पे पैदा हुए थे? बंगाल के मेदिनीपुर जिले, ये बंगाल के और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। अब हम उनके बारे में आगे जानकारी लें तो पिताजी गांव के प्राइमरी स्कूल के हिंदी के अध्यापक और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती कितनी भाषा का ज्ञान था? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती। 5 भाषाओं का हिंदी ज्ञान था। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा योग नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई है। भारतीय आत्मा पहले इस नाम से भी नहीं जाना जाता था। इन्होंने सर्वप्रथम 1955 में हिंद तरंगिणी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लोग इन्हें पंडित कहकर भी संबोधित करते थे। इनकी क्रांतिकारी कविताओं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में मन में देशभक्ति के रंग उजागर किए। इसी के चलते में कई बार अंग्रेजों द्वारा जेल भी जाना पड़ा। अब 88 की बात हो रही है तो ये मैंने से बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। और उसके बाद 1718 की बात हो रही है तो इस टाइम इनका बॉन्ड हो गए। अब ये बड़े हुए तब अंग्रेजों का शासन चल ही रहा था और स्वतंत्रता की लहर दौड़ी रही थी। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति आई थी। उस टाइम कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। आई समझ में? अब 57 से शुरुआत किया है तो अभी तो पहले स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था ना यहाँ पे, उसके बाद फिर स्टार्ट तो हो गया। अब मैं आज़ादी पढ़ना भी नहीं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम काफ़ी चीज़ें दिखाई दी तो इसमें कमी आई तो इसमें हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन फिर लोगों में ऐसा तो नहीं है कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम बैठ जाएंगे, हम आगे प्रयास करेंगे। तो इन कवियों ने कई ऐसी कविताएं लिखी जो देश के लोगों में देशभक्ति को प्रयास करते हैं। हाँ, और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा आपने पढ़ी होगी। हाँ, ये किसकी है? नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी। चाहे मैं सुरवाला की गैलों में झूला जाऊं, पढ़ी है? तो ये क्या होती है? ये मतलब उनका कहना है कि चाहे मुझे तुम सुरवाला के गैलों में घूमो चाहे नहीं। वो ये कहता है इस अच्छा में लोगों के उनके ऊपर अर्पित करो जो देश के लिए कुछ कर रहे हो। उसकी अभिलाषा यानी फूल कहता है। तो ये हो गया उनका। उसके बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध मिली कविता थी ये, उसकी अभिलाषा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता थी। और माखनलाल चतुर्वेदी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। वे जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। 1943 ईस्वी में देव पुरस्कार एवं 1963 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण और देव पुरस्कार।
चेतना उसके अंदर जागृत कर सकती है? नहीं, वो छोटा है। जैसे जैसे बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें भी खेल की भावना का विकास है। फिर बच्चा जैसे जैसे स्टेज में जाएगा 10 साल तक में, तो अभी भी वो खेलता है, पर उसे भी ये नहीं कि मुझे कुछ करना है। पर जैसे ही बच्चा 10 साल से 16-17 साल तक का है तो उसका खून गर्म रहता है, उसको जोश रहता है, उसे जैसा सिखाओगे वो उसी हिसाब से बढ़ेगा। उसके अंदर जैसी भावना पैदा करोगे वैसे ही। और 16 से 20 साल तक जो हमारे इनको नौजवान बोला जाता है, इनको कुछ करने की जैसी प्रवृत्ति डालोगे, उन्हें जैसा जागृत करोगे, जैसा जोश लाने की कोशिश करोगे, वो उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो उनका यही कहना है, वो अपने देश के युवा वर्ग से कहते हैं, ये युवा वर्ग ही तो कहना है हमारा किसान। वो युवा वर्ग से कह रहा है कि अपनी तेज रूपी गति को खो दिया है, उसे फिर से लाओ और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ो, उसे जागृत कर रहे हैं। यानी अगर तुमने समय खो दिया तो फिर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपके हो गए सुल्तान पाटिल के बारे में। अब हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका, वीर रस की एकमात्र कवयित्री, वीर रस, इन्होंने वीर रस पर ये एकमात्र कवयित्री हैं। मतलब तुम्हारी की सारी कविताएं हमने वीर रस का प्रयोग किया होगा। ठीक है। इनका जन्म 1904 में हुआ, जब तो हमारा उस पे गति से ही था। 1904 कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका प्रयाग कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया। यानी इनकी 15 साल की उम्र में ही विवाह हो गया था। विवाह के बाद गांधी जी की प्रेरणा से ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश की सेवा में सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय कार्यों में भाग लिया और कई बार जेल यात्राएं भी की। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से इनकी देशभक्ति का रंग और गहरा हो गया और 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी सामूहिक मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट में ये 40 वर्ष यानी 44 वर्ष जी हुई। 44 वर्ष जी इनकी। अब इनकी कविताएं अगर हम देखें, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भूखटी पानी की, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी की, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगे को करने सबकी मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी, बुंदेलों करवेलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी लाल कपाट हटाड़ी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलों हवेलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी मैं स्वयं बिरला की अवतार, देव मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के पार, नकली युद्ध विवाह की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खिलवाड़। तो ये हमारी इनकी झांसी की रानी की इन्होंने कविताएं लिखी थी। अब जैसे कि अगर हम सिंहासन हिल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की आज़ादी में पहले लड़ाई प्रारंभ हुई थी और देश के राजाओं में भी कुछ हलचल उत्पन्न हुई। अब जाहिर सी बात है, जब उस समय स्वतंत्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों में भाव उत्पन्न हो गए थे, स्वतंत्र और देशभक्ति की भावना ज़्यादा चलती, लोग देश के लिए कुछ भी करके नहीं सकने की क्षमता रखते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की शासन को भारत से भगाने का निश्चय किया था। कि उन्होंने
रानी ने सन 1815 की बात करें तो भारतवर्ष के राजाओं की पुरानी तलवारें सन 1857 में चमक उठी थी, क्योंकि उस टाइम कई राजाओं ने इनके साथ कानपुर के नाना साहब किए, ठीक है, और ये अपनी सिंधिया जी भी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी और रानी की वीरता यह कहानी हमारी कवियत्री के बुंदेलखंड के हरवेलों में सुनी जाती है। हर किसी के मुंह में ये तुम्हें कविताएं सुनने को मिलेंगी और ये हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने वीरों का एक कविता और लिखी थी, आ रही हिमालय से पुकार उद्गति गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भूपनाथ सब पूछ रहे दग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये भी हमने कविताएं अपने मतलब जो हमारी क्लास है उनमें हमने पढ़ी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत। अब वीर तो भाई लड़ने के लिए बैठते, उनके लिए तो कोई त्योहार नहीं है। तो वो कहती हैं, कवित्री कहती है कि हिमालय से पुकार आ रही है, वीरों का बसंत कैसा होगा, पश्चिम से पूरब उत्तर से दक्षिण सभी दिशाओं में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि वीरों का बसंत कैसा होगा। फूल और सरसों अर्थात लहराती फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिया, आसमान मानो पुष्प से भरा हो, बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग पुलकित अर्थात प्रसन्न हो रहा है। जब हमारा बसंत सीजन आता है तो उस समय देखना चारों तरफ पीले पीले फूलों की हो रही है, देखा है, पीले रंगों का ज्यादा वो होता है। तो ये यही कहते हैं कि युद्ध के लिए वह खड़ा है, यह वेशभूषा में खड़ा है और यही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि वीरों का बसंत कैसा होगा। तो इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उन्होंने कई कविताएं देश के लिए ही और उन्होंने वीर रस का ज्यादा वर्णन किया है। जैसे झांसी की रानी हो गई, दूसरा था वीरों का कैसा हो बसंत की कविता। तो आज हमारे तीनों हमारे चैप्टर में ये जो हमारे कवि जी ने ये सब समाप्त हुए। हमारा तीसरा यूनिट होगा, तीसरी हमारी यूनिट है छायो वालों उत्तर राष्ट्रीय काव्य, 5वां चैप्टर। हाँ, इसमें आप घर से कुछ रीड करके आएंगे। जिसमें एक कवि है जैसे बालकृष्ण शर्मा, मैं इनके कवियों के नाम बताऊँ, बालकृष्ण शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और श्यामलाल गुप्ता पाशा, ये 3 इनके कवि हैं छायोत्तर वाले, ठीक है। कितना बड़ा चैप्टर है उस हिसाब से, ठीक है। पेज नंबर आप करेंगे 60 से लेकर 73। आप थोड़ा थोड़ा इसको रीड करके आएंगे। अगर आप एक कवि पढ़ पाते तो एक कवि पढ़ना, और अगर 2 कवि पढ़ते हैं तो 2, बाकी का मैं कल एक्सप्लेन